गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए हम आज आपको जो ये 10th की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं भैया। 10th की केमिस्ट्री का ये आपका थर्ड लेसन है, तीसरा लेसन है जिसका नाम है धातु एवं अधातु। थर्ड लेसन है, ये जान लीजिएगा। इसके पहले दो लेसन आपको पढ़ाए जा चुके हैं, धातु एवं अधातु। इसका आज हम आपको अगला पार्ट क्या कर रहे हैं बताने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये हुआ करती है कि आप लोग इसके पहले वाले सभी पार्ट देख लें, तभी इसको देखने का प्रयास करें। आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, धातुओं का भौतिक गुण जो बचा हुआ उसको बताएंगे और धातुओं के प्रमुख रासायनिक गुण। जैसा कि आप जानते हो कि आपके एग्जाम में धातुओं जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है धातु से संबंधित, वो इस तरीके से आता है कि धातु किसे कहते हैं, इसके प्रमुख भौतिक एवं रासायनिक गुणों का उल्लेख कीजिए। या कभी कभी कहता है निम्न के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा। तो जो बच्चे सही तरीके से पूरा ये लॉन्ग क्वेश्चन का है जान लीजिएगा, पढ़े रहेंगे वही इसको समझ पाएंगे। तो मैं धातुओं का अभी तक जो गुण बताया हूं, जिसके अंतर्गत मैंने आपको अवस्था, चालकता, आघातवर्धनीता, तन्यता, कठोरता, ये सभी प्रॉपर्टी मैंने क्या किया था, इसके पहले 02 वाले लेक्चर में हमने क्या किया है, पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में इसकी बता दिया है। आज जो हम बताने जा रहे हैं धातु की फिजिकल प्रॉपर्टी, वो अगली है आपकी, जान लीजिएगा, घनत्व, या जिसको हम लोग डेंसिटी कहा किया करते हैं। घनत्व बराबर होता है, आपको मालूम होगा, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो एक चीज आपको मैं बता रहा हूं, जान लीजिएगा कि जो धातुएं हुआ करती हैं इनका घनत्व बहुत अधिक होता है, और जब धातुओं का घनत्व बहुत ज्यादा हुआ करता है तो इसीलिए इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही उच्च होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर डेंसिटी ज्यादा हो गई तो बहुत सीधी सी बात है, इनको बॉयल करने के लिए अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर ये बॉयल हो गई तो उनको बॉयल करने के बाद इनको क्या करना पड़ेगा, बॉयल करने के लिए अधिक टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, और मेल्ट करने के लिए, गलाने के लिए और उबालने के लिए, दोनों के लिए। तो इनका क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। जिसे लोहा होता है ना, अब लोहे को जान लीजिए 1535 डिग्री सी होता है लोहे का गलनांक। कापर वगैरह होता है 1035 डिग्री सी होता है। अब आप विचार कर लीजिए, कभी आप बिल्डिंग करते हुए समय देखिए, लोहे को जब गर्म किया जाता है तो वो पिघल जाया किया करता है एकदम। तो उस समय जो टेम्परेचर होता है इतने के करीब जाया जा सकता है, जान लीजिएगा, जब वो मेल्ट हुआ करती है। तो सबसे पहली चीज क्या हुआ करता है, चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, धातुओं का घनत्व बहुत ही अधिक होता है, डेंसिटी की बहुत ज्यादा होती है, अधिक होता है। अतः इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। ये बात हो गई। धातुओं का जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, बहुत अधिक होता है, अतः इनके गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ही उच्च होते हैं। जैसे लोहे या आयरन का गलनांक ये होता है 1535 डिग्री सी, एवं कापर का गलनांक 1035 डिग्री सी होता है। ऐसे आप सबका होता है, लेकिन आपको एक आध दो उदाहरण बता दिया ताकि आप जान जाइए। बर्फ का गलनांक कितना होता है राजू, 0 डिग्री सी, सोच लीजिए, वो भी एक ठोस है। बर्फ जो होती है आपकी 0 डिग्री सी पर क्या होने लगती है, पिघलने लगती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि धातुओं का घनत्व बहुत अधिक होता है, अतः इनके गलनांक एवं क्वथनांक का मान उच्च होता है, हायर होता है। और जैसे आपके लोहे का गलनांक 1535 डिग्री सी एवं कॉपर का गलनांक
मान क्या होता है 1035 डिग्री सी होता है। अब उसके बाद जो अगला आपका हुआ करता है उस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, एक आपको बता रहे हैं ध्यान दीजिए, वो होती है धात्विक ध्वनि। ये क्या है, साउंड जो होता है ये क्या होता है, मेरी बात को सुनिए। अगर हम धातुओं को किसी हथौड़े या किसी लकड़ी से बने हुए हथौड़े से अगर हम धातुओं को पीटते हैं तो धातुओं में एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे हम लोग क्या कहा करते हैं, धात्विक ध्वनि कहा करते हैं, मेटालिक साउंड कहा करते हैं। आपको मैं कहीं नहीं ले जाता हूं, एकदम सीधा सीधा जागता उदाहरण बता रहा हूं। स्कूल की जो बेल होती है, विद्यालय की जो बेल होती है, जब उसे आप देखिए पीटा जाता है तो उसकी जो आवाज हुआ करती है बहुत दूर तक सुनाई दिया करती है। तो वो जो आवाज है वो किसके कारण निकल के आया किया करती है, धात्विक ध्वनि के कारण निकल के आया करती है। उसी के स्थान पर अगर अभी आधातु कोई लेकर के उसे पीटा जाए तो उसमें से अधिकांशता आपको ध्वनि उत्पन्न होती हुई नहीं दिखाई देगी। तो धातुओं में क्या हुआ करता है, धातुओं को किसी हथौड़े से पीटा जाता है तो उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं, मेटालिक साउंड कहते हैं। और जैसे विद्यालय में लगी हुई जो बेल होती है, जब उसे पीटा जाता है तो उसमें से आवाज उत्पन्न होती है। मंदिरों में देखिए जो घंटे लगाए गए हुए करते हैं उसको जब बजाया जाता है उसमें भी धातुएं होती हैं, लेकिन वो तो मिश्र धातु से ही बनाए जाते हैं ज़्यादा करके पीतल वगैरह के, लेकिन वहाँ पे भी मेटल होती है जिसके कारण इसकी आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई दिया करती है। साउंड जान लीजिए आपकी। तो चलिए इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, धातुओं को यदि किसी हथौड़े की सहायता से, धातुओं को किसी हथौड़े की सहायता से पीटा जाए तो उनमें एक विशेष प्रकार की, तो उनमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे धात्विक ध्वनि या मेटालिक साउंड कहते हैं, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। आपको मैंने बताया क्या कि जैसे एग्जाम्पल आप जानती हो, विद्यालय में या स्कूल में लगी घंटी या बेल या रिंग को हथौड़े से पीटने पर तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है, तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये आपका यहां से इस तरीके से जो धातुओं का फिजिकल प्रॉपर्टी वाला आपका सेशन था, ये टॉपिक था, वो यहां से आपका ये क्या हुआ करता है, क्लोज हुआ करता है। और अब हम आपको ले चलते हैं धातुओं की रासायनिक गुण की तरफ, या धातुओं की जो प्रमुख केमिकल प्रॉपर्टी है उसकी तरफ ले चलते हैं। और मुझसे काफ़ी बच्चे हर बार पूछते हैं, इसलिए हमको बताना पड़ जाता है। जान लीजिए कि आप लोग अपने अगर YouTube चैनल पर नए नए हैं तो सभी लोग YouTube चैनल पर जाइए, और जाने के बाद जैसे ही आप लिखेंगे रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा रहता है, उसको प्रेस करेंगे, आप दबाएंगे तो एक छोटी सी बेल बनती है, बेल को बजा जैसे ही आप दबाएंगे तो आपको ऑल पर्सनलाइज और नॉन लिख करके आता है। आप ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा तो आपको सारा जान लीजिएगा वीडियो का नोटिफिकेशन पर डे मिलता रहेगा। और अगर आप लोग होम पेज के ऊपर ही जैसे आप चैनल को खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो ऊपर एक लिखा रहता है प्लेलिस्ट,
उस प्लेलिस्ट को ओपन करिएगा तो वहाँ पे आपको अपने क्लास की अलग अलग वीडियो मिल जाएगी। केमिस्ट्री की ही पूरी वहाँ लेक्चर है, बायोलॉजी की आपकी अलग लेक्चर है, 12th की अलग है, तो ऐसे आप उसको देख सकते हैं। ये हम आपको इसलिए बता दिया करते हैं। तो अब हम बताने जा रहे हैं धातुओं का रासायनिक गुण। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग समझिए। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। भैया धातुओं के प्रमुख रासायनिक गुण। धातुओं के प्रमुख रासायनिक गुण, द मेन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। धातुओं के प्रमुख रासायनिक गुण निम्न है। पहला होता है ऑक्सीजन या वायु से क्रिया। पहली रिएक्शन एकदम सीधा सीधा आपको बता दे रहे हैं कि अगर कोई भी धातुएं होती हैं, अगर उनको हम वायु के संपर्क में लाया किया करते हैं तो धातुएं जो होती हैं वो ऑक्सीकृत हो जाती हैं, बिकॉज दे आर मोस्ट रिएक्टिव। क्योंकि जो धातुएं होती हैं बहुत क्रियाशील होती हैं, तो अत्यंत क्रियाशील होने के कारण धातुएं वायु या ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या किया करती हैं, ऑक्सीकृत हो जाती हैं। धातुएं वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के अपने ऑक्साइड का निर्माण कर लेती हैं। ये जान लीजिएगा। जैसे सोडियम है तो सोडियम ऑक्साइड बना लेगी, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगी, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगी। और यहां तक तो मैंने बताया था कि सोडियम इतनी क्रियाशील होती है कि अगर उसको ऐसे रख दिया जाए तो वो ऑक्सीडाइज्ड होती रहती है, तुरंत सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। इसीलिए सोडियम की ऑक्सीकरण की क्रिया को रोकने के लिए ही सोडियम को मिट्टी के तेल में या केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, जिसके कारण कि उसका ऑक्सीकरण ना हो सके, नहीं तो पूरी डिस्टर्ब हो जाए, जान लीजिएगा। तो ये चीज आपको हम बता रहे हैं कि धातुएं जो हुआ करती हैं, एकदम सीधी सी बात ये हुआ करती है कि धातुएं जो हुआ करती हैं साधारण ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके, पूरी बात समझ लिया करो तब जाना क्या करो। धातुएं साधारण ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके, धातुएं साधारण ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइडों का निर्माण करती है। ये सबसे बड़ी चीज, धातुएं साधारण ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं, धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, ये जैसे फार्मूला नहीं याद किया जाता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो याद रखना है कि कोई भी मेटल होगी अगर ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो अपने ऑक्साइड का निर्माण करेगी। और इसको कैसे लिखोगे ये आपको बैलेंसिंग के थ्रू मालूम होना चाहिए, कैसे सूत्र बनाए जाते हैं। तो सूत्र बनाने का तरीका अगर जिस बच्चों को मालूम है तो वो आप जान लीजिएगा, बड़े आसानी से इसको समझ सकता है। तो हम आपको जो बता रहे हैं, जैसे सोडियम है, नंबर 1 सोडियम है, अगर ये ऑक्सीजन या वायु से क्रिया करती है तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। अब सोडियम ऑक्साइड का मतलब होता है Na2O, यही है सोडियम ऑक्साइड। क्योंकि सोडियम की वैलेंसी ऐसे बनाओगे, सोडियम फिर ऑक्साइड, सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, क्रॉस किए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, तो यहाँ हो जाएगा Na2O। ये सब मालूम है आपको बनाना। अब ये हो गई आपकी सोडियम, ये आपकी ऑक्सीजन या वायु। अब जब इससे ये क्रिया किया तो यहां सोडियम ऑक्साइड बना, इसका नाम क्या है राजू, सोडियम
ऑक्साइड। चलिए इसको बैलेंस कीजिए, यहां 2 ऑक्सीजन है, यहां 1 ऑक्सीजन है, यहां 2 करिए पहले। अब ऐसे 2 ऑक्सीजन हुआ, 2 दूना 4 सोडियम, यहां 4 सोडियम कर दीजिए, बैलेंस हो गया। तो ये तरीका है इक्वेशन को बैलेंस करने का। समझ में आया कुछ आपको? ऐसे दूसरा है, आप मैग्नीशियम धातु ले लीजिए, Mg+O2, आप जानते ही हो यहाँ पे ये क्या है आपकी मैग्नीशियम है। कौन सी मेटल है ये? मैग्नीशियम, और ये ऑक्सीजन है। अब ये बनाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम बनाएगी सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम बनाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मतलब Mg और फिर O, इसकी बैलेंसी 2 और इसकी भी 2, कट गया दोनों। तो ये बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। भाई मैग्नीशियम ऐसे लिखोगे, इसका 2 और इसका भी 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा केवल वही तो। अब इसके बाद ऐसे तीसरा आप एल्युमिनियम ले सकते हो, यहां पे आप O3 करिए, O2 सॉरी, ऑक्सीजन। अब एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम भी ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगी। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का मतलब एल्युमिनियम की बैलेंसी 3 और ऑक्सीजन की 2, तो इसकी बैलेंसी यहां आ जाएगी 2 और इसकी बैलेंसी यहां 3। इसके साथ इसका हो जाता है, उल्टा होता है, इसकी बैलेंसी इसके साथ जाती है, इसकी बैलेंसी इसके। अब ये हो गया आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या हो गया ये? एल्युमिनियम ऑक्साइड। बैलेंस कीजिए, यहां पे कितना है? 3 ऑक्सीजन है, यहां 2 ऑक्सीजन है। मान लीजिए अगर हम यहां 2 एल्युमिनियम कर दें पहले, अब 2 ऑक्सीजन है, यहां 3 ऑक्सीजन है, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन कहां बनेगा? 6 पे। तो यहां किसी तरीके से पहले आप 6 कर दीजिए, तो यहां हो जाएगा 3 दूना 6 और यहां 2 तिहाई 6। अब देखो ये 2 दूना 4, तो अब इसको आप एडजस्ट करके यहां 2 दूना 4। तो ये एक इक्वेशन था। आपको एग्जाम में केवल राजू एक लिखना है, बस एक। वो तो हमारा कुछ कर्तव्य है कि आपको इतना ज़्यादा अच्छा डीप में बता दें कि आपको कठिन चीज़ भी आसान लगने लगे। अगर हम अभी आपको यही बता के छोड़ दें तो आपके दिमाग में नॉलेज की चीज़ें उतनी कमज़ोर हो जाएगी, और जब हम इतना आपको बता रहते हैं तो आपको इसमें से कुछ चीज़ें तो याद रहती हैं एग्जाम में। इसीलिए हमारे पढ़ाने का स्टाइल्स जो टाइटल होता है वो हमेशा लॉन्ग होता है, शॉर्ट बेस में नहीं होता है, एकदम डीप स्टडी आपको प्रोवाइड करते हैं, जान लीजिएगा। और खुश रहिए, मजा कीजिए। तो अब यहाँ पे जो धातुएं हो गई, पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब एक चीज जो मैंने अभी आपको बताया ही था कि जो धातु हुआ करती है सोडियम, नीचे लिख दें यहीं पे, सोडियम के ऑक्सीकरण की क्रिया को रोकने के लिए ही कहाँ रखा जाता है? इसे केरोसिन आयल, केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ये जान लीजिएगा, ब्लैक प्लस स्टार बना के रख लीजिएगा। अगर आपसे कोई जवाब पूछेगा कि सोडियम को केरोसिन आयल में डुबो के क्यों रखा जाता है, तो आप बताइएगा कि सोडियम के ऑक्सीकरण की क्रिया को रोकने के लिए इसे केरोसिन में तेल में डुबो करके रखा जाता है, क्योंकि यह अत्यंत क्रियाशील होती है, और क्रियाशील होगी तुरंत ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्रियाशील होती है। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी यहां से आपको समाप्त हो गई। इस केमिकल प्रॉपर्टी को आप लोग देख लीजिए विधिवत तरीके से। अब हम दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी आपको बताने जा रहे हैं, और वो है आपकी, इसके साथ क्रिया जानते हो, अम्ल के साथ क्रिया। और अम्ल के साथ क्रिया तो हमने बताया भी है जब अम्ल वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था तब, कि धातुएं अगर अम्ल से क्रिया करती हैं तो सॉल्ट बनता है, और क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। जो आपकी अत्यधिक
भी क्रियाशील धातुएं होती हैं, अभी जब विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाएंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। अभी आगे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है अम्लों से क्रिया, रिएक्शन विथ एसिड। धातुएं या ऐसे भी लिख सकते हो प्रबल या सक्रिय, एक्टिव जो मेटल होते हैं, सक्रिय धातुएं जो एक्टिव मेटल है, इसकी पहचान करने के लिए ही विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई गई है। उसको जब पढ़ाएंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। सक्रिय धातुएं साधारण ताप पर किससे, अम्लों से क्रिया करके साल्ट एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं, साल्ट एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। सक्रिय धातुएं साधारण ताप पर अम्ल से क्रिया या अम्लों से क्रिया करके, थोड़ा आप लोग लिख दीजिएगा यहां पे, अम्लों से क्रिया करके, सक्रिय धातुएं साधारण ताप पर अम्लों से क्रिया करके साल्ट एवं हाइड्रोजन गैस का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। जैसे सबसे ज्यादा मेटल जिंक है, ये हाइड्रोजन गैस बनाने का प्रयोगशाला का रिएक्शन है। अगर आपसे कोई पूछे तो ये आपकी जिंक मेटल है, एक्टिव होती है बहुत ज्यादा, जस्ता भी इसको कहते हो। और ये आपका क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है आपका ये सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर हम जिंक की अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किया करते हैं तो एक चीज ध्यान देना, यहां से मैं बताया था कि क्या बनता है, साल्ट और कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस। तो जब हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है तो देखिए यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगी, यहां से ये चलाता है। ये कौन सी अपक्रिया जानते हो, विस्थापन अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है, विस्थापन। ये तो विस्थापन नहीं है, ये विस्थापन है, केवल जान लीजिएगा। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, बनेगा ZnSO4, ये जिंक और इसका SO4, और प्लस यहां से रिमूव क्या हो गई, हाइड्रोजन गैस। अब ये जो बना है ये सॉल्ट है और इसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट। और ये कौन सी आपकी गैस है, ये है आपकी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो जो एक्टिव मेटल होती हैं वो अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर उनको एसिड से रिएक्शन करा दिया जाता है तो वो साल्ट एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। और जैसे आप मैग्नीशियम ले लीजिए, एसिड के रूप में आप अब की बार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लीजिए, ये आपकी हो गई क्या, मैग्नीशियम। और ये क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है ये आपका, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब मैग्नीशियम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आप क्रिया करा दीजिए तो यहां बन जाएगा EmG और ये Cl, तो EmGCl2 और बाहर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। अब बैलेंस कर दिए, 2 क्लोरीन है यहाँ, 2 क्लोरीन कर दीजिए। अब आप देखिए, एक मैग्नीशियम 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, और ये जो बना है यही आपका क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये कौन सी गैस रिमूव हो गई, हाइड्रोजन गैस। ऐसे जितनी भी धातुएं हैं सभी अगर उनको हम अम्ल से अपक्रिया कराया किया करते हैं तो वो साल्ट एवं और किसका निर्माण करती हैं, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। ये चीज हो गया आपका किसके साथ रिएक्शन में बताया मैंने कि जो धातुएं होती हैं अगर आपकी किससे अपक्रिया करती हैं, अम्लों से अपक्रिया करती हैं तो साल्ट का निर्माण करती हैं। और कौन सी गैस का निर्माण करती है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। तो ये आपका पूरा क्या हो गया, रिएक्शन का ये मामला हो गया, जान लीजिएगा। अब हम इसकी अगली केमिकल प्रॉपर्टी जो हम धातुओं की बताने जा रहे हैं
वो है हाइड्रोजन से क्रिया। किससे क्रिया? हाइड्रोजन से क्रिया। अब चलिए ध्यान दीजिए, जितनी भी धातुएं होती हैं अगर इनका रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करते हैं तो ये संगत धात्विक हाइड्राइड का निर्माण करती है। जो धातु होगी उसी का ही करस्पॉन्डिंग क्या होता है, आपको मेटालिक हाइड्राइड प्राप्त होता है। तो धातुओं की अभिक्रिया, कोई भी मेटल होगी, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, धातुओं की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करने पर, हाइड्रोजन से करने पर धात्विक हाइड्राइड का निर्माण करती हैं। धात्विक हाइड्राइड का क्या करती हैं? ये निर्माण करती हैं। जैसे ये सोडियम है, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से कर दीजिए तो यहां पे बन जाएगा Na, और हाइड्राइड का फार्मूला 1 होता है बैलेंसी, तो NaH। ये हो गई आपकी सोडियम और ये हो गया आपका हाइड्रोजन, और ये जो बना है इसी का नाम होता है सोडियम हाइड्राइड। अब यहां 2 हाइड्रोजन है तो यहां पे आप क्या करोगे? 2, और जैसे ही यहां पे हुआ तो यहां पे भी 2 कर देंगे। तो अगर आपसे कोई कहे सोडियम हाइड्रोजन कैसे, अब ये योगात्मक अभिक्रिया है और एक तरीके से कह सकते हो ऑक्सीकरण के उल्टा अपचयन भी है ये, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। तो धातुएं अगर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती हैं तो आपका वो किसका निर्माण करती हैं? सोडियम हाइड्राइड जैसे बना। ऐसे और भी है, आप कैल्शियम ले लीजिए, कैल्शियम की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करा दीजिए। ये आपकी कौन सी धातु है? कैल्शियम है आपकी, और ये आपका क्या है? हाइड्रोजन गैस है। अब अगर इस हाइड्रोजन गैस का इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको बताया क्या यहाँ बनेगा? क्या? CaH2, और इस CaH2 को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं? कैल्शियम हाइड्राइड। क्या कहा करते हैं इसको? कैल्शियम हाइड्राइड कहा करते हैं। तो जितनी भी आपकी मेटल हुआ करती हैं अगर उनका रिएक्शन किसके साथ कराया जाता है? आपकी धातुओं के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो वो धात्विक हाइड्राइड का निर्माण करती है। तो आई होप ये पूरा लेक्चर आपको एकदम बढ़िया सा समझ में आया होगा। इसके आगे अभी धातुओं की हम और केमिकल प्रॉपर्टी बताएंगे, जल से क्रिया इसकी बताएंगे, और सबसे बड़ी चीज हाइड्रोजन से क्रिया आपको बताई जाएगी कि क्लोरीन से वगैरह से क्रिया करती हैं तो क्या बनता है, और धातुओं के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है। तो इसको आप बढ़िया से देखिए और इसकी एक नोट्स बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद।